Okay, next is thrashing. It is one of the important concept in perspective of placement or interview because बहुत सी बार आपसे पूछा जाएगा what is the meaning of thrashing. Got a point? Now, what is thrashing? As we know that if we increase the degree of multi-programming, CPU utilization increases, but up to a certain level. After that, CPU utilization drastically decreases. That point is called thrashing. जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं हमको फील होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, उस लेवल के बाद अगर आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा दी तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा गिरने लगता है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ऐसा क्यों होता है वो सुनना. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 100,000 फ्रेम्स. हर प्रोसेस को कुछ नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंटली. लेट हमारे पास 10 प्रोसेसेस हैं इनिशियली. अगर मैं 10 प्रोसेसेस को 1000 फ्रेम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इक्वली तो हर एक को 100 फ्रेम्स आएंगी, जिनसे उनका जो पेज फॉल्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल है. गॉट अ पॉइंट. एंड हो सकता है कि वो उतनी फ्रेम्स का यूटिलाइजेशन कंप्लीटली ले भी ना पा रहे हो. हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस 10 से इंक्रीज करके 20 कर दी, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया क्योंकि जो वेस्टेज ऑफ फ्रेम्स था वो अब रिड्यूस हो गया. हमने और नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ा दी, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा दी और हमने 50 प्रोसेसेस कर दी. अगर हमने 50 प्रोसेसेस कर दी तो इक्वली हर एक प्रोसेस को 20 फ्रेम्स अलॉट हुई, जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन और इंक्रीज हो गया. हमारी ग्रीडीनेस बढ़ने लगी. हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को 100 कर दिया. 100 करने से हर प्रोसेस को मैक्सिमम 10 फ्रेम्स मिली अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब सुनना, अब पेज फॉल्ट बहुत फ्रीक्वेंट होने लगे. अगर पेज फॉल्ट बहुत फ्रीक्वेंट होने लगेंगे तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस ब्लॉक्ड होने लगेंगी. जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस ब्लॉक्ड होने लगेंगी तो कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसेस का काउंट रिड्यूस होता जाएगा, जिस वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और थ्रेशिंग होने लगेगी. बात समझ में आई. ऐसा क्यों होगा सुनना. एक प्रोसेस को पेज चाहिए, वो मेन मेमोरी में नहीं है, इट इज अ पैच फॉल्ट. तुम कॉन्टेक्स्ट स्विच करके दूसरी प्रोसेस को लेके आए, उसको एक पेज चाहिए था वो मिल गया, नेक्स्ट पेज फिर नहीं मिला, इट इज अ पेज फॉल्ट. मतलब आपका सीपीयू इज बिजी ऑन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओनली. बस सारी जगह पर क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट. जब फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट अकर होने लगे उस पॉइंट को अपन बोलते हैं थ्रेशिंग. कट अ पॉइंट. नाउ तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाई, बढ़ता चला गया, थोड़े टाइम तक वो सैचुरेट हो गया. आपने और बढ़ाई तो फिर ड्रास्टिकली सीपीयू यूटिलाइजेशन गिरने लगा. एंड दैट डेफिनेशन प्लीज आप याद रखिएगा. नाउ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग इज वर्किंग सेट विंडो. वर्किंग सेट विंडो क्या कहती है देखते हैं. वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग इज वर्किंग सेट. इट इज बेस्ड ऑन assumption ऑफ लोकेलिटी, जैसा अपना कैश है. इट यूजेस डेल्टा वर्किंग सेट विंडो. वर्किंग सेट विंडो जो कि डेल्टा है, देखते हैं वर्किंग सेट विंडो का क्या काम है. आइडिया टू एग्जामिन रीसेंट डेल्टा पेज रेफरेंसेस. ये रीसेंट डेल्टा पेज रेफरेंसेस को क्या करता है, एग्जामिन करता है. इफ पेज इज इन एक्टिव यूज it will be in working set window, and if it is no longer being used it will be dropped from working set. अब सुनना, इसको एक छोटे से एग्जांपल से
समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, इट इज नॉट योर रेफरेंस स्ट्रिंग जो आपने पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में पढ़ी थी। नाउ अब सुनना, T1 टाइम पे ये P1 प्रोसेस का रेफरेंस स्ट्रिंग है। ऐसे अपने पास बहुत सारी प्रोसेसेस है। सुनना, T1 टाइम पे मैंने डेल्टा रेफरेंसेस का मुझे वर्किंग सेट निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 में सुनना बहुत अच्छे से, P1 प्रोसेस का वर्किंग सेट T1 टाइम पे 1 2 5 6 7, मतलब T1 टाइम पे P1 प्रोसेस को 5 फ्रेम्स चाहिए होंगी फॉर फ्यूचर। इसने रीसेंट डेल्टा पेजेस को एग्जामिन करके बताया है। अब बहुत ध्यान से सुनना, T1 टाइम पे हर प्रोसेस का वर्किंग सेट विंडो निकाल लूंगा। वर्किंग सेट विंडो से हर प्रोसेस के फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट पता चल जाएंगी। लेट अवेलेबल फ्रेम्स आर 100 एंड वर्किंग सेट विंडो हर प्रोसेस की टोटल आती है 130। ऑब्वियस है 130 नहीं है, तो हमको सम ऑफ दी प्रोसेसेस को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने ऐसा किया तो देयर इज ए चांस ऑफ थ्रेशिंग। तो T1 टाइम पे हमने कुछ प्रोसेसेस को किसी भी एजम्पशन से या कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करके हमने क्या निकाला, प्रोसेसेस को सस्पेंड कर दिया। गॉट अ पॉइंट। अब 100 फ्रेम्स अलोकेट कर दी उन प्रोसेसेस को एज पर दी वर्किंग सेट, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 6, 9। T2 टाइम, थोड़े टाइम बाद T2 टाइम पे वापस से हर प्रोसेस का मैंने वर्किंग सेट निकाला। वर्किंग सेट अगेन कैसे निकलेगा, डेल्टा रेफरेंसेस, दिस इज द डेल्टा रेफरेंसेस। T2 टाइम पे इसका वर्किंग सेट 3,4 है। पहले 5 फ्रेम्स नीडेड थी, T2 टाइम पे ये कहता है ओनली 2 फ्रेम से मेरा काम हो जाएगा फॉर फ्यूचर। बात समझ में आई। नाउ ऐसे करते हुए हमने T2 टाइम पे हर प्रोसेस का वर्किंग सेट निकाल दिया एंड वर्किंग सेट निकालने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि जो टोटल रिक्वायरमेंट आई दैट इज ओनली 70। अवेलेबल फ्रेम्स वाज 100, सो वी कैन रिज्यूम सम ऑफ द सस्पेंडेड प्रोसेस। तो ये वर्किंग सेट की हेल्प से सस्पेंशन एंड रिज्यूम ऑफ द प्रोसेस हम कर सकते हैं और हम थ्रेशिंग से बच सकते हैं। गॉट अ पॉइंट। दैट इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ थ्रेशिंग एंड वर्किंग सेट। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर वर्किंग सेट मॉडल का एग्जाम्पल। गॉट अ पॉइंट। तो इज देयर एनी डाउट इन दिस लेक्चर? ओके।